और इस बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 अप्रैल को प्रस्तावित कार्यक्रम है। बाड़मेर में सभा और दौसा में रोड शो करेंगे। फिर बाड़मेर में दोपहर करीब 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दौसा में करीब 5 बजे मेगा रोड शो होगा। फिर सोमनाथ सर्किल से गुप्तेश्वर सर्किल तक ये रोड शो आयोजित किया जाएगा और करीब 3.5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, जिसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बाड़मेर में दोपहर करीब 2 बजे जनसभा होगी और दौसा में उसके बाद जनसभा और रोड शो को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दौसा में करीब 5 बजे रोड शो करेंगे और करीब 3.5 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो होगा, जिसमें भव्य तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए आपको पीएम मोदी नजर आएंगे। इसके पहले भी आपने देखा, शुरू में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पुष्कर के अजमेर के पुष्कर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हुंकार भरी। न सिर्फ पुष्कर में बल्कि नागौर, राजसमंद, इन सभी सीटों को साधने की कोशिश की। और एक बार फिर से आपको दौसा में नजर आएंगे पीएम मोदी। 12 अप्रैल का ये प्रस्तावित कार्यक्रम है। सोमनाथ सर्किल से गुप्तेश्वर सर्किल तक रोड शो आयोजित बीजेपी का भव्य तरीके से, जिसको संबोधित करेंगे खुद पीएम मोदी। और 1936 के मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में क्या था और कांग्रेस के 2024 के मैनिफेस्टो से उसकी क्या समानता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में इसका खूब जिक्र कर रहे हैं। लीग से कांग्रेस के कनेक्शन वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को लेकर अब कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। क्या कुछ मामला है वो देखिए। बस्तर छत्तीसगढ़, चंद्रपुर महाराष्ट्र, नवादा बिहार, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल, जबलपुर मध्य प्रदेश। रैलियों का रेला है, रोड शो का तांता है, जनता से सीधा संवाद है, विपक्ष पर तीखा और करारा प्रहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर एक्शन मोड में हैं। पिछले 24 घंटे में 5 राज्यों के करीब 150 सीटों पर पीएम मोदी ने समीकरण सेट कर दिया है। किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधानमंत्री नहीं बना। मोदी एक गरीब परिवार में जन्म लेकर आपके बीच रहकर यहां तक आपने पहुंचाया है। 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। दोनों को मिला दें तो 2 चरणों में 191 सीटें हैं। जाहिर है चुनाव कैंपेन के दिन बहुत कम बचे हैं और एनडीए का हर एक प्रत्याशी पीएम मोदी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनता के बीच आने का अनुरोध कर रहा है। पीएम मोदी उसी हिसाब से नाप रहे हैं जिला जिला। जहां जाते हैं शहर, कस्बे, गलियां मोदीमय हो रही हैं। विपक्ष धराशायी है, मुद्दों का शोर मंद है। इंडिया गठबंधन की धमक दूर दूर तक न दिख रही है, न सुनाई पड़ रही है। मैदान खाली है और पीएम मोदी के पास मौका है, लिहाजा बरस रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले, इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? रूटीन चुनाव प्रचार नहीं करते पीएम मोदी, मुद्दों को दोहराते हैं, लेकिन फोकस क्लियर है, विजन साफ है, देश की दिशा और दशा पर नजर है, जनता की नब्ज पर पकड़ है और देश के हर एक आदमी तक पहुंचने की ललक है। मोदी की रैलियों में अब की बार खास क्या दिख रहा है और इंडी गठबंधन के पास मोदी के तूफान को रोकने के लिए हवा का रुख मोड़ने की ताकत कितनी है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी पीएम मोदी के भाषण का वो अंश सुनिए जिसने विपक्ष में खलबली पैदा कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है।
कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर खूब बोल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जिसका पीएम मोदी बार बार जिक्र कर रहे हैं। पहले इसकी डिटेल देखते हैं, इसके बाद सुनाएंगे पीएम मोदी का कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बयान। मुस्लिम लीग 1936, कांग्रेस मैनिफेस्टो 2024, शरिया पर्सनल लॉ को संरक्षण, अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को सुरक्षा, बहुसंख्यकों के खिलाफ लड़ेगी, भारत में बहुसंख्यकवादी शासन नहीं, मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप और नौकरी, मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप। समानता के इन्हीं बिंदुओं पर पीएम मोदी हमलावर हैं। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था, उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस नाराज है, इतनी कि पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। अपने घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। एक मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। पीएम मोदी चुनावी प्रचार के दौरान अपनी ही बनाई पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। विपक्ष को मैदान में आने का जब जब मौका मिल रहा है, सेल्फ गोल का शिकार हो रहा है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर को लेकर दिया अनुच्छेद 370 वाला बयान। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी यहां आकर या देश में बाकी जगहों पर जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, वो कश्मीर या जम्मू में जाकर इस मुद्दे को उठाएं। पीएम मोदी ने पलटवार किया और विपक्ष चित है। बीजेपी के राष्ट्रवाद के ओके एंड टेस्टेड मुद्दे पर, यही नहीं, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस के रुख को पीएम मोदी देश भर में घूम घूम कर बता रहे हैं। हिंदुत्व और सनातन विरोध का एजेंडा जनता को लुभा रहा है। देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के पास जितने मुद्दे थे उससे कहीं ज्यादा अब की बार है। तब बीजेपी के पास अनुच्छेद 370 पर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर रॉ मटेरियल था। अब की बार पीएम मोदी जमीन पक्की कर चुके हैं। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड पर गाजे बाजे के साथ विपक्ष बीजेपी को घेरने निकला था, वो सीन से ही गायब दिख रहा है। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के विपक्ष का आरोप भी हवा हवाई हो गया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव की रैलियों में ना वो रौनक दिख रही है, न जनता का वो जोश। ऐसा लगता है कि मैदान में मोदी अकेले बच गए हैं। पूरा विपक्ष चित दिख रहा है। तो चलिए, इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि हनुमान बेनीवाल का बयान आते ही एक्शन हो गया। दरअसल कांग्रेस ने तेजपाल मिर्धा को सस्पेंड कर दिया है। कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं तेजपाल मिर्धा। कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है तेजपाल मिर्धा को। कांग्रेस ने नागौर के 3 नेताओं पर भी एक्शन लिया है। कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन तेजपाल मिर्धा सस्पेंड हुए हैं। कांग्रेस के युवा नेता सुखराम और भंवरा राम भी सस्पेंड कर दिए गए हैं।
और वहीं बड़ा बयान अरविंद डामोर का भी आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब तीर कमान से निकल गया है, मैं अपना नामांकन वापस नहीं ले सकता। दरअसल ये बड़ा बयान इसलिए आया है क्योंकि कांग्रेस ने अरविंद डामोर को पार्टी से निकाल दिया है। जी हां, निष्कासन के बावजूद भी मैदान में डटे रहने की बात अरविंद डामोर कह रहे हैं। राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद सभी होता है, कहने वाला अफवाह में कुछ भी उड़ सकता है। महेंद्र मालवीय जी जो मेरे प्रतिद्वंदी है, राजकुमार मेरा प्रतिद्वंदी है, तो ये दोनों ही मेरे प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे ही 8 घोड़े मैदान में हैं मेरे समेत, तो सभी प्रतिद्वंदी है, कहने को कुछ भी किया जा सकता है। रही बात मालवीय जी की, मालवीय साहब के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब देखिए तीर कमान से निकल चुका है, मैं पूरी तरह से मैदान में खड़ा हूँ और चुनाव लड़ूंगा पूरे डंकी की चोट पे। हमारे जो युवा हैं जिनकी विचारधारा कांग्रेस की है, उनके लिए मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि आज अगर मैं समर्थन कर देता हूं, आज अगर मैं बैठ जाता हूं, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, माताएं, बहनें, छात्र छात्राएं मुझे आज ये कहेगी कि हमारे लिए आवाज उठाने के लिए एक बंदे ने आवाज उठाई, उसने भी पैर पीछे खींच लिए। और लोकतंत्र का महापर्व बस कुछ ही दूरी पर है, लेकिन उससे पहले सियासतदान भले ही अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हो, लेकिन देश की जनता और युवा क्या चाहता है इस पर शायद ही गौर हो रहा है। ऐसे में अब युवा खुद ही आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आखिर उन्हें चाहिए क्या। देखिए रिपोर्ट। बजट आया उसका 10% हिस्सा तो शिक्षा के लिए होना चाहिए। जो खेल के द्वारा जो नौकरियां लगती हैं उनमें बढ़ावा किया जाना। सुरक्षा के मुद्दों को लेकर, आतंकवाद खत्म करने के मुद्दों को लेकर। सुना आपने, ये आवाज है देश के उन युवाओं की जो चाहते हैं कि सरकार अपने मुद्दों की फहरिस्त में उनके इन मुद्दों को भी शामिल करे। देश चुनावी रंग में रंगा है, लेकिन इस रंग में युवाओं के मुद्दे शायद चुनावी शोर में गायब हो रहे हैं, या फिर यूं कहें युवाओं के मुद्दों पर अन्य मुद्दे हावी हो रहे हैं। मुद्दा और किसी भी सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि जो भी बजट आए उसका 10% हिस्सा तो शिक्षा के लिए होना चाहिए। साथ ही साथ पेपर लीक के लिए कड़े से कड़े कानून बने। जो भी पेपर या वैकेंसी होती है उसका पेपर होने से पहले लीक हो जाता है या भेज दिया जाता है। ऐसे में सरकार बनाने और बिगाड़ने में यही युवा ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन इस चुनाव में युवाओं के मुद्दे का शोर गायब होता नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों को युवाओं का वोट तो चाहिए, लेकिन इन्हीं युवाओं के मुद्दे कहां गायब हो रहे हैं। प्रदेश में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की 12 सीटों पर 19 अप्रैल को, दूसरे चरण की 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस बार प्रदेश में 16,20,936 वोटर ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं, जबकि 18 से 29 आयु वर्ग के कुल 1,47,12,255 वोटर हैं, जो चुनावी गणित में जीत हार का समीकरण बनाने वाले होंगे। इन युवा मतदाताओं की अपनी समझ है और अपनी जरूरतें भी। अधिकार और एक ताकत है जिसके माध्यम से हम सरकार को ये महसूस कर सकते हैं और सरकार लोकतंत्र में कैसे उठ सकती है इसे चुनते हैं। राजस्थान का युवा इस बार राष्ट्रवाद के साथ रहेगा और जैसा कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो ये है कि 10% शिक्षा का बजट का 10वां हिस्सा जो शिक्षा के लिए एक कानून बनाकर निश्चित कर दिया जाए। युवा किसी भी देश की नींव होता है, ऐसे में उनके मुद्दे सब मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं। युवा वो ताकत है जिनके हाथ में सत्ता बनाने वाली चाबी है, जो राजनीतिक दलों के लिए जीत के दरवाजे का ताला खोल सकती है। लेकिन चुनाव में युवाओं की अनदेखी राजनीतिक पार्टियों पर भारी पड़ सकती है।
और मंगलवार से यानी कि कल से चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है, लेकिन इस बार के नवरात्रि बेहद खास है। करीब 5 साल बाद घट स्थापना का विशेष संयोग बन रहा है और इसके अलावा इन 9 दिनों में खरीदारी का भी विशेष संयोग रहेगा। देखिए रिपोर्ट। हिंदू धर्म में नवरात्र का बेहद खास महत्व होता है। इन 9 दिनों में भक्त बेहद जतन से मां के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। मंगलवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। इस बार नवरात्र पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला संयोग है घट स्थापना का। पंडितों की माने 5 साल बाद प्रातः काल के बाद पहली बार दोपहर के समय में घट स्थापना के लिए 50 मिनट का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होगा। घट स्थापना करने के पीछे शास्त्र सम्मत बात ये भी है कि घट स्थापना करने से घर की जो नकारात्मकता है वो खत्म होती है और 9 दिन तक उस घट की स्थापना करने से जो भी हमारे द्वारा ज्वारे उगाए जाते हैं उसके ही आधार पर ये निर्णय होता है कि हमारे मकान के अंदर किस प्रकार की नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक घट स्थापना के लिए 9 अप्रैल दोपहर 12:04 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा पहले ही दिन 3 राजयोग रहेंगे। ज्योतिषाचार्य अमित व्यास के मुताबिक चैत्र